बच्चों, आज हम सभी कंचा पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंचा पाठ में बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग किस तरह करता है। इस पाठ में भी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताया गया है जो अपनी कल्पना में खोया है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। अप्पू स्कूल जा रहा है। स्कूल जाते जाते उसके उसका ध्यान सियार की कहानी पर है। वह चल रहा है, नीम के पेड़ों की घनी छाया से होता हुआ। उसके बस्ते में स्लेट, छोटी शीशी, पेंसिल, ये सभी वस्तुएं हैं। और क्योंकि वो चल रहा है, इस कारणवश उसके बस्ते में ये सारी चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं। पर वह कुछ नहीं सुन रहा और ना वो कुछ और देख रहा है। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित है। उसे वह कहानी बहुत मजेदार लगी और वो यही सब सोचते सोचते चलता जा रहा है। चलते चलते अचानक वह एक दुकान के सामने रुक जाता है। जब वह दुकान के सामने पहुंचता है तो उसके सामने बहुत से जार पड़े हैं। वह सोचता है कि किसी जार में चॉकलेट है, किसी में पेपरमेंट है, किसी में बिस्किट है, पर उसका ध्यान इनमें से किसी वस्तु के जार की तरफ नहीं जाता, क्योंकि ये सारी वस्तुएं उसे उसके पिताजी घर पर भी ला देते हैं। उसका ध्यान आकर्षित होता है एक जार की तरफ जिसमें बहुत से कंचे हैं। वह कंचे उसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो उससे उन कंचों को एक टक देखता जाता है। उसका मन होता है कि वह उस कंचों को छुए। उसे वे कंचे बहुत ही सुंदर और आकर्षित महसूस होते हैं। उन कंचों को के जार को देखते देखते वह अपनी कल्पना में खो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे जार बड़ा हो गया और वो जार में अब आ गया है और वहां पर कोई और नहीं, सिर्फ वह कंचों के साथ खेल रहा है। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है। वह आवाज और किसी की नहीं, दुकानदार की थी। दुकानदार को लगता है कि अप्पू वो जार गिरा देगा, इसीलिए वह जोर से उसे टोक देता है। अप्पू को अभी भी कंचों का ही ख्याल है। अप्पू कंचों की दुनिया में खो गया है। कितने सुंदर कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अप्पू सोचता रहता है कि आखिर ये कंचे अभी तक थे कहाँ। अप्पू सोचता है शायद दुकानदार ने इन्हें कहीं अंदर रखा था और आज ही दिखाने के लिए दुकानदार ने इसे बाहर रखा है, ताकि अप्पू जैसे बच्चे इन कंचों को देख पाए। अप्पू यही सारी बातें सोच रहा है। वह अपनी कल्पना में है। अप्पू की अपनी एक दुनिया बन गई है। वो उन कंचों की दुनिया में व्यस्त है। उसे और किसी बात की ना तो जानकारी है और ना ही वो किसी से बात करना चाहता है। दुकानदार उसे दूर हटने के लिए कहता है। अप्पू का मन होता है कि वो उन कंचों को छुए, क्योंकि वो कंचे उसे बहुत पसंद आ रहे होते हैं। तभी अचानक उसे विद्यालय की घंटी सुनाई देती है और वह विद्यालय की तरफ चला जाता है बिना कुछ कहे। वह कक्षा में जाता है। कक्षा में वह सब और देखता है। सब बच्चे अपनी अपनी बेंच पर बैठे हैं। रामन भी बैठा है, अम्मू भी बैठी है, मलिका भी बैठी है, परंतु उसे जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी कक्षा में मास्टर जी आते हैं और वे सभी बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। रेलगाड़ी कैसे काम करती है, रेलगाड़ी में भाप का इंजन होता है, वह कैसे चलती है, इन सब बातों की जानकारी अध्यापक बच्चों को दे रहे हैं। पर अप्पू का ध्यान, उसका ध्यान कक्षा में नहीं है। वह अभी भी
कंचों के बारे में सोच रहा है। वह सोच रहा है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। जॉर्ज सबसे अच्छा कंचा खिलाड़ी है। वह उसी के साथ कंचे खेलने चाहता है। जब वह इन्हीं सभी अपनी कल्पना में डूबा होता है, मास्टर जी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और मास्टर जी ये समझ जाते हैं कि अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं है, वह किसी और ही कल्प दुनिया में है। और इसी कारणवश अप्पू को दंड भी मिलता है। वो दुखी भी हो जाता है। पूरे समय वह कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। बच्चे जब फीस जमा करने जाते हैं तो वह भी जाता है, पर तब भी उसका ध्यान कंचों के बारे में ही होता है कि वह कंचों को खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा, दुकानदार कैसे उसे वो कंचे देंगे, क्या उसे बिना पैसों के कंचे मिल जाएंगे। ये सारे प्रश्न अप्पू के मन में घूमते रहते हैं। जब वह स्कूल के गेट पर खड़ा होता है तो दूर उस कोने वाली दुकान के बारे में भी सोचता है कि उसी दुकान पे थे वो प्यारे सुंदर गोल कंचे। फिर जैसे ही वह स्कूल से निकलता है, वह सीधे दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचता है, दुकानदार मुस्कुरा देता है। शायद दुकानदार भी इस बात को जानता था कि अप्पू उस दुकान पर जरूर आएगा। आखिर किसी समय दुकानदार भी बच्चा था। दुकानदार पूछता है, क्या चाहिए, कंचे? तो अप्पू से दुकानदार कहता है कि कितने दूं। तो अप्पू से उनके सामने अपनी फीस के पैसे रख देता है। दुकानदार बड़ा हैरान होता है कि इतने सारे पैसों के कंचे। अप्पू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था और ना ही वह दुकानदार के किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। उसको मतलब था सिर्फ उन कंचों से जो उसे अभी चाहिए थे। वह कंचों को छूना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था। दुकानदार से कंचे लेता है और अब पोटली हाथ में लिए चल देता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है, संदेह उठता है कि ये जो कंचे दुकानदार ने दिए, क्या वो सभी हरी लकीर वाले थे या नहीं थे। तो अप्पू उनको देखने के लिए, उनकी जांच करने के लिए पोटली खोल देता है और जैसे ही वो पोटली खोलता है, पोटली से सारे कंचे बिखर जाते हैं और सड़क तक फैल जाते हैं। वह उन कंचों को चुनने लगता है। सड़क पर फैले उन कंचों को चुनने के प्रयास में कई कंचे इधर उधर चले जाते हैं। रास्ते में आई गाड़ी का ड्राइवर भी उससे बहुत क्रोधित हो जाता है कि कोई बच्चा इस तरह सड़क पर बैठा है, पर अंत में ड्राइवर भी मुस्कुरा देता है। अप्पू अपने बस्ते में सारे कंचे भर लेता है और अपने हाथ में अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल लिए घर की तरफ चल देता है। अब सारे कंचे उसके पास है, वह बहुत खुश है। जब घर पहुंचता है तो माँ पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ के समीप अभी केवल अप्पू ही है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, अपनी माँ को कंचे दिखाने के लिए उत्सुक हो जाता है। जैसे ही वह अपना बस्ता खोलकर माँ को कंचे दिखाता है, माँ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अप्पू को समझ नहीं आता कि माँ रो क्यों रही है। दुकानदार तो हंस रहा था, वह ड्राइवर भी हंस रहा था। वास्तव में अप्पू की एक छोटी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ को उसकी याद आ जाती है और वह अप्पू के गले लग रोने लगती है। अप्पू को लगता है कि माँ को कंचे पसंद नहीं आए, परंतु फिर भी वह पूछता है कि माँ, क्या आपको कंचे पसंद नहीं आए, बुरे कंचे हैं। पर माँ कहती है, नहीं नहीं, कंचे बहुत सुंदर हैं। अप्पू इस बात को नहीं समझ पाता कि माँ क्यों रोने लगी, और ना ही माँ उसे फीस के पैसों से कंचे खरीदने से कुछ कहती हैं। उसकी माँ भी अप्पू के साथ ही खुश हो जाती हैं और भावुक हो जाती हैं। तो इस तरह इस पाठ में हमने पढ़ा कि अप्पू नाम का यह बालक किस तरह पूरे पाठ में अपनी कल्पना में खोया रहता है।
ऐसे ही बच्चे होते हैं जो अपनी प्रिय वस्तु के प्रति लगातार आकर्षित होते हैं और उसी की कल्पना में वे अपना समय बिताते हैं। धन्यवाद।